लीजिए सुनिए देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। अब हम फिर माया रानी की तरफ लौटते हैं और उसका हाल लिख कई गुप्त भेदों को लिखते हैं। माया रानी भी उस चिट्ठी को पूरा पूरा पढ़ न सकी और बदहवास होकर जमीन पर गिर पड़ी। नागर तुरंत उठी और भंडरिये में से एक सुराही निकाल लाई जिसमें बेद मुश्क का अर्क था। ये अर्क माया रानी के मुंह पर छिड़का, जिससे थोड़ी देर बाद वो होश में आई और नागर की तरफ देखकर बोली, हाय अफसोस, क्या सोचा था और क्या हो गया। नागर, खैर जो होना था सो हो गया। अब इस तरह बदहवास होने से काम नहीं चलेगा। उठो और अपने को संभालो, सोचो विचारो और निश्चय करो कि अब क्या करना चाहिए। माया रानी, अफसोस, उस कमबख्त तैयार ने तो बड़ा भारी धोखा दिया और मुझसे भी बड़ी भारी भूल हुई कि लक्ष्मी देवी वाला भेद उसके सामने जुबान से निकाल बैठी। यद्यपि उस इशारे से वो कुछ समझ न सकेगा, परंतु जिस समय गोपाल सिंह के सामने लक्ष्मी देवी का नाम लेगा और वे बातें कहेगा जो मैंने उस दरोगा रूपधारी अय्यार से कही थी, तो वो बखूबी समझ जाएगा और मेरे विषय में उसका क्रोध सौगुना हो जाएगा। यदि मेरे बारे में वो किसी तरह की बदनामी समझता भी था तो अब न समझेगा। हाय, अब जिंदगी की कोई आशा न रही। नागर, लक्ष्मी देवी का नाम लेके जो कुछ तुमने कहा उससे मुझे भी शक हो गया। क्या असल में? माया रानी, उफ, ये भेद सिवाय असली दारोगा के किसी को मालूम नहीं। आज कुछ रुक कर, नहीं, अब भी मैं उस भेद को छिपाने का उद्योग करूंगी और तुझसे कुछ भी न कहूंगी। बस अब लक्ष्मी देवी का नाम तुम मेरे सामने मत लो। चिट्ठी की तरफ इशारा करके, अच्छा इस चिट्ठी को तुम एक दफा फिर से पढ़ जाओ। नागर ने वो चिट्ठी उठा ली जिसके पढ़ने से माया रानी की वो हालत हुई थी और पुनः उसे पढ़ने लगी। बुरे कामों का करने वाला कदापि सुख नहीं भोग सकता। तू समझती होगी कि मैं राजा गोपाल सिंह, देवी सिंह, भूतनाथ, कमलिनी और लाडली को मार के निश्चिंत हो गई। अब मुझे सताने वाला कोई भी न रहा। इस बात का तो तुझे गुमान भी न होगा कि मैं सुरंग में असली दारोगा से नहीं मिली, बल्कि अय्यारों के गुरु घंटाल तेज सिंह से मिली जो दारोगा के भेष में था। और ये बात भी तुझे सूझी न होगी कि दारोगा वाले मकान के उड़ जाने से कैदियों को कुछ भी हानि नहीं हुई, बल्कि वे लोग अजायब घर की चाबी की बदौलत जो सुरंग में मैंने तुझसे ले ली थी और भोजन तथा जल पहुंचाने के समय कैदियों को होश में लाकर दे दी थी, निकल गए। आहा, परमात्मा तू धन्य है, तेरी अदालत बहुत सच्ची है। ए कमबख्त माया रानी, अब तू सब कुछ इसी से समझ जा कि मैं वास्तव में तेज सिंह हूं। तेरा जो कुछ तू समझे, तेज सिंह। इस चिट्ठी को सुनते ही माया रानी का सिर घूमने लगा और वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद वो उठ बैठी और नागर की तरफ देखकर बोली, ये तेज सिंह भी बड़ा ही शैतान है। इसने 2 दफा भारी धोखा दिया। अफसोस, अजायब घर की ताली हाथ में आकर फिर निकल गई। केवल ये दोनों तिलिस्मी खंजर मेरे हाथ में रह गए, मगर इनसे मेरी जान नहीं बच सकती। सबसे ज्यादा अफसोस तो इस बात का है कि लक्ष्मी देवी वाला भेद अब खुल गया और ये बात मेरे लिए बहुत ही बुरी हुई। कुछ सोचकर, हाय, अब मैं समझी कि इस तिलिस्मी खंजर का असर तेज सिंह पर इसलिए नहीं हुआ कि उसके पास भी जरूर इसी तरह का खंजर और ऐसी ही अंगूठी होगी। नागर, बेशक यही बात है। खैर अब ये बहुत जल्द सोचना चाहिए कि हम लोगों की जान कैसे बच सकती है। माया रानी इसका कुछ जवाब दिया ही चाहती थी कि सामने का दरवाजा खुला और माया रानी के दरोगा साहब अंदर आते हुए दिखाई पड़े। उन्हें देखते ही माया रानी क्रोध के मारे लाल हो गई और कड़क कर बोली, तुझ कमबख्त को यहां आने किसने दिया? खैर अच्छा ही हुआ जो तू आ गया। मुझे मालूम हो गया कि तेरी मौत तुझे यहां पर लाई है। हाँ, अगर तेरी चिट्ठी मुझे ना मिली रहती तो मैं फिर धोखे में आ जाती। कमबख्त नालायक, तूने मुझे बड़ा भारी धोखा दिया। अब तू मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकता। दारोगा, तू अपने होश में भी है या नहीं? क्या अपने को बिल्कुल भूल गई? क्या तू नहीं जानती कि किससे क्या कह रही है? मेरी मौत नहीं, बल्कि तेरी मौत आई है जो तू जबान संभाल कर नहीं बोलती। माया रानी खड़ी होकर और तिलिस्मी खंजर को हाथ में लेकर, हाँ ठीक है, यदि मैं अपने होश में रहती तो तुझ कमबख्त के फेर में पड़ती ही क्यों? बेईमान कहीं का, तूने मुझे बड़ा भारी धोखा दिया। देख अब मैं तेरी क्या दुर्गत करती हूं।
नागर, ताज्जुब है कि इतनी बड़ी बदमाशी करने पर भी तू निडर होकर यहां कैसे चला आया। मालूम होता है अपनी जान से हाथ धो बैठा। कोई हर्ज नहीं, अगर तिलिस्मी खंजर का असर तुझ पर नहीं होता तो मैं दूसरी तरह से तेरी खबर लूंगी। इस समय माया रानी की फुर्ती देखने ही योग्य थी। वो बाघिन की तरह झपट कर दारोगा के पास पहुंची। इस समय उसकी उंगली में एक जहरीली अंगूठी उसी तरह की थी जैसी नागर के हाथ में उस समय थी जब उसने सुनसान जंगल में भूतनाथ को अंगूठी गाल में रगड़कर बेहोश किया था। इस समय माया रानी ने भी वही काम किया, अर्थात वो अंगूठी जिस पर जहरीला नोकदार नगीना जड़ा हुआ था, दारोगा के गाल में इस फुर्ती और चालाकी से रगड़ दी कि वो बेचारा कुछ भी न कर सका। उस नगीने की रगड़ से गाल जरा सा ही छिला था, मगर जहर का असर पल भर में अपना काम कर गया। दारोगा चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। माया रानी ने नागर की तरफ देखा और कहा, अब इसके हाथ पैर जकड़ के बांध दो और तब होश में लाकर पूछो कि कहिए तेज सिंह, अब आपका मिजाज कैसा है। इसके जवाब में नागर ने कहा, केवल हाथ पैर ही बांध करके नहीं छोड़ दो, बल्कि थोड़ी नाक काट लो और नकली दाढ़ी उखाड़ कर फेंक दो और तब होश में लाकर पूछो कि कहिए अय्यारों के गुरु गंठाल तेज सिंह, आपका मिजाज कैसा है। इस समय माया रानी यही समझ रही थी कि ये दारोगा वास्तव में वही तेज सिंह है जिसने उसे अनूठी रीत से धोखा दिया था, बल्कि वो उसके शक पर बगीचे में घूमने के समय हर एक पत्ते से डरती फिरे तो ताज्जुब नहीं। परंतु हमारे पाठक जरूर समझते होंगे कि तेज सिंह ऐसे बेवकूफ नहीं है जो माया रानी को धोखा देकर, बल्कि अपने धोखे का परिचय देकर फिर उसके सामने उसी सूरत में आवे जिस सूरत में उन्होंने धोखा दिया था। और वास्तव में बात भी ऐसी ही है। ये तेज सिंह नहीं थे बल्कि माया रानी के असली दारोगा साहब थे। मगर अफसोस, इस समय उनकी दाढ़ी नोचने तथा नाक काटने के लिए वही तैयार है जिनके वे पक्षपाती हैं। नागर ने जो कुछ कहा माया रानी ने स्वीकार किया। नागर ने पहले तिलिस्मी खंजर से दरोगा साहब की नाक काट ली और फिर दाढ़ी नोचने के लिए तैयार हुई, मगर ये दाढ़ी नकली नहीं थी जो एक ही झटके में अलग हो जाती। इसलिए इसके नोचने में बेचारी नागर को विशेष तकलीफ उठानी पड़ी। नागर दाढ़ी नोचती जाती थी और ये कहती जाती थी, तेज सिंह बड़े मजबूत मसाले से बाल जमाता है। आधी दाढ़ी नुचते नुचते दारोगा का चेहरा खून से लालो लाल हो गया। उस समय माया रानी ने चौंक कर नागर से कहा, ठहर ठहर, बेशक धोखा हुआ है, ये तेज सिंह नहीं, वास्तव में बेचारा दारोगा है। नागर रुक कर, हाँ ठीक तो जान पड़ता है। हाय, बहुत बुरी भूल हुई। माया रानी, भूल क्या, गजब हो गया। इस बेचारे ने तो सिवाय नेकी के मेरे साथ बुराई कभी नहीं की। अब ये जहर के मारे मरा जा रहा है। पहले जहर दूर करने की फिक्र करनी चाहिए। नागर, जहर तो बात की बात में दूर हो जाएगा, मगर अब हम लोग इसे अपना मुंह कैसे दिखाएंगे। माया रानी, मैंने तो केवल दाढ़ी नोचने की राय दी थी, तू ही ने नाक काटने के लिए कहा और अपने हाथ से बेचारी की नाक काट भी ली। नागर, क्या खूब, इसे गालियां भी मैंने ही दी थी। क्या तुम्हारी आज्ञा के बिना मैंने इनकी नाक काट ली? अब कसूर मेरे सिर थोप आप अलग होना चाहती हो। सच ही तुम्हें लोग बदनाम करते हैं। तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा करना बेशक मूर्खता है। जब मेरे सामने तुम्हारा ये हाल है तो पीछे न मालूम तुम क्या करती। खैर, क्या हर्ज है, जैसी खुदगर्ज हो, मैं जान गई। इतना कहकर नागर वहां से गई और जहर दूर करने वाली दवा की शीशी ले आई। थोड़ी सी दवा उस जगह लगाई जहां अंगूठी के सबब से छिल गया था। दवा लगाने के थोड़ी देर बाद उस जगह छाला पड़ गया और उस छाले को नागर ने फोड़ दिया। पानी निकल जाने के साथ ही दारोगा होश में आकर उठ बैठा और अपनी हालत देखकर अफसोस करने लगा। यद्यपि वो कुछ भी नहीं जानता था कि माया रानी ने उसके साथ ऐसा सलूक क्यों किया, तथापि उसे इतना क्रोध चढ़ा हुआ था कि माया रानी से कुछ भी न पूछकर वो चुपचाप उसका मुंह देखता रहा। माया रानी दारोगा से, माफ कीजिएगा, मैंने केवल ये जानने के लिए आपको बेहोश किया था कि ये बीरेंद्र सिंह का कोई अय्यार तो नहीं है। इसके सिवा और जो कुछ किया नागर ने किया। नागर, ठीक है, बाबा जी इस बात को बखूबी समझते हैं। मैंने ही तो जहरीली अंगूठी से इनकी जान लेने का इरादा किया था। बाबा जी की तरफ देखकर, माया रानी की दोस्ती पर भरोसा करना बड़ी भारी भूल है। जब इसने अपने पति ही को कैद करके वर्षों तक दुख दिया तो हमारी आपकी क्या बात है। इसने लक्ष्मी देवी वाला भेद भी तेज सिंह से कह दिया और साथ ही इसके ये भी कह दिया कि सब काम दारोगा साहब ने किया है। माया रानी,
क्रोध से नागर की तरफ देखकर। क्यों री, तू मुझे नाहक बदनाम करती है? नागर, जब तुम झूठ मूठ मुझे बदनाम करती हो और बाबा जी की नाक काटने का कसूर मुझ पर थोपती हो, तो क्या मैं सच्ची बात कहने से भी गई? आंखें क्या दिखाती हो? मैं तुमसे डरने वाली नहीं हूं, और तुम मेरा कुछ कर भी नहीं सकती हो। पहले तुम अपनी जान तो बचा लो। माया रानी, जिसने इसके पहले कभी आधी बात भी किसी की नहीं सुनी थी, आज नागर की इतनी बड़ी बात कब बर्दाश्त कर सकती थी? उसने दांत पीस कर नागर की तरफ देखा। इस बीच में बाबा जी भी बोल उठे। बेशक सब कसूर माया रानी का है। नागर की जुबान से लक्ष्मी देवी का शब्द निकलना ही इसका पूरा पूरा सबूत है। बाबा जी की बात सुनकर माया रानी का गुस्सा और भी भड़क उठा। वो तिलिस्मी खंजर हाथ में लेकर नागर पर झपटी। नागर ने बगल में होकर अपने को बचा लिया और आप भी तिलिस्मी खंजर हाथ में लेकर माया रानी पर वार किया। दोनों में लड़ाई होने लगी। वे दोनों कोई फ़िक़ैत या उस्ताद तो थी ही नहीं कि गुथ जाती या हिकमत के साथ लड़ती। हाँ, दांव घात बेशक होने लगे। कायदे की बात है कि तलवार या खंजर जो भी हाथ में हो, लड़ते समय उसका कब्जा जोर से दबाना ही पड़ता है। दबाने के सबब दोनों खंजरों में से बिजली की सी चमक पैदा हुई और इस सबब से बेचारे बाबा जी ने घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लीं, बल्कि भागने का बंदोबस्त करने लगे। वो लौंडी जो तेज सिंह की चिट्ठी लाई थी, चिल्लाती हुई बाहर चली गई और उसने सब लौंडियों को इस लड़ाई की खबर कर दी। बात की बात में सब लौंडियां वहां पहुंची और लड़ाई बंद कराने का उद्योग करने लगीं। जब आदमी के पास दौलत होती है या जब आदमी अपने दर्जे या ओहदे पर कायम रहता है, तब तो सभी कोई उसकी इज्जत करते हैं, मगर रुपया निकल जाने या दर्जा टूट जाने पर फिर कोई भी नहीं पूछता। संगी साथी सब दुम दबाकर भाग जाते हैं। भले आदमी उससे बात करना अपनी बेइज्जती समझते हैं। चाचा कहने वाले भतीजा कह के भी पुकारना पसंद नहीं करते। दोस्त साहब सलामत तक छोड़ देते हैं, बल्कि दुश्मनी करने पर उतारू हो जाते हैं। और नौकर चाकर केवल सामना ही नहीं करते, बल्कि खुद मालिक की तरफ आंख दिखाते हैं। ठीक यही हालत इस समय माया रानी की है। जब वो रानी थी, 100 ऐब होने पर भी लोग उसकी कदर करते थे, उससे डरते थे और उसका हुक्म मानना, चाहे कैसे ही बुरे काम के लिए वो क्यों न कहे, अपना फर्ज समझते थे। आज वो रानी की पदवी पर नहीं है। स्वयं उसे अपना राज्य छोड़ना बल्कि मुंह छिपाकर भागना पड़ा। धन दौलत रहते भी कंगाल होना पड़ा। वो कल रानी थी, आज उसके पास एक पैसा नहीं है। कल तक उससे लाखों आदमी डरते थे, आज उससे एक लौंडी भी नहीं डरती। कल सैकड़ों आदमियों की जान उसके हुक्म से ले ली जा सकती थी, मगर आज वो खुद एक लौंडी का कुछ नहीं कर सकती। ये उसके बुरे कर्मों का फल था। इसके सिवा और क्या कहा जाए। मनोरमा माया रानी की सखी थी और ये नागर मनोरमा की मुंह लगी और माया रानी की लौंडी समझी जाती थी। माया रानी के हाथ से मनोरमा और नागर ने लाखों रुपए पाए। ये मकान, रुआब और दबदबा मनोरमा और नागर का माया रानी ही की बदौलत था। यही नागर माया रानी की सैकड़ों गालियां बर्दाश्त करती थी। भला या बुरा जो कुछ माया रानी उसे कहती थी, मानना पड़ता था। मगर आज जब माया रानी किसी योग्य न रही, जब माया रानी धन दौलत से खाली हो गई, जब माया रानी की ताकत न रही, तो वही नागर बकरी से बाघिन हो गई। बल्कि नागर की लौंडियों की नजरों में भी माया रानी की इज्जत न रही। अब नागर को माया रानी से कुछ पाने की आशा तो रही ही नहीं, बल्कि ये मौका आ गया कि नागर खुद रुपए से माया रानी की मदद करे। इसलिए झट नागर की आंख बदल गई और वो बात का बतंगड़ बनाकर जान लेने के लिए तैयार हो गई। नागर की लौंडियां जो इस लड़ाई का हाल सुनकर आ पहुंची थी, नागर का दिया हुआ खाती थी और इस समय माया रानी को भी अच्छी निगाह से नहीं देखती थी। इसलिए ये सब सिवाय नागर के और किसी की मदद करना नहीं चाहती थी, मगर तिलिस्मी खंजरों के सबब से इस लड़ाई के बीच में पड़ने से लाचार थीं। हाँ, जब दोनों लड़कियां ठहर जाती और खंजर का कब्जा ढीला पड़ने के कारण चमक बंद हो जाती, तो वे लौंडियां नागर की मदद करने को जरूर तैयार हो जाती। आखिर नागर ने माया रानी से ललकार के कहा, देख माया रानी, तू इस समय मुझसे लड़कर नहीं जीत सकती। यदि मैं तेरे सामने से भाग भी जाऊं और काशीराज के पास जाकर तेरा सब हाल कह दूं, तो तुझे इसी समय गिरफ्तार करके राजा वीरेंद्र सिंह के पास भेज देंगे और तुझसे कुछ भी करते धरते न बन पड़ेगा। तो इस समय यहां छिप कर बैठी हुई है। किसी को भी तेरे हाल की खबर होगी तो तेरे लिए अच्छा ना होगा। मगर मैं पुरानी दोस्ती पर ध्यान देकर तुझे माफ करती हूं और साथ ही इसकी आज्ञा देती हूं
कि इसी समय यहां से भाग जा और जिस तरह अपनी जान बचा सके बचा। नागर की बातें सुनकर माया रानी रुक गई और थोड़ी देर तक कुछ सोचती रही। अंत में तिलिस्मी खंजर कमर में रख शीघ्रता से कमरे के बाहर हाथे से निकल गई और न मालूम कहाँ चली गई। नागर ने इधर उधर देखा तो दारोगा को भी न पाया। आखिर मालूम हुआ कि वो भी मौका देखकर भाग निकला और न जाने कहाँ चला गया। अभी आप सुन रहे थे देवकीनंदन खत्री के लिखे उपन्यास चंद्रकांता संतति के 10वें भाग के दूसरे बयान को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।